हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एडुकेटर फ्रॉम ई सरल। हमारी 15 मिनट सीरीज का आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका इसमें से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है। ये चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर तो बहुत ही फेमस था तब भी और आज भी। तो हम पढ़ते हैं कि हिटलर का कैसे राइज हुआ था, उसने नाजी पार्टी कैसे बनाई थी और इसका परचम उसने कैसे लहराया था। उसके पहले हम चलते हैं एक स्टोरी के ऊपर, जो कि है स्टोरी ऑफ हेलमत। हेलमत एक 11 साल का बच्चा था। वो अपने कमरे में सो रहा था, तब उसने उसके मम्मी पापा को बात करते हुए सुना। वो क्या बात कर रहे थे कि उसके पापा उसकी मम्मी को बोल रहे थे कि हमारा सुसाइड करने का टाइम आ चुका है, अब हम सबको जाना होगा इस दुनिया से। हेलमत ये सुन के बहुत घबरा गया था। उसको लगा था ऐसा क्या हुआ है, और अगले ही दिन उसके पापा ने खुद को मार दिया था, सुसाइड कर ली थी। और उसके बाद हेलमत ने बहुत सालों तक उसके खुद के घर में खाना नहीं खाया था, ये सोच के कि कहीं उसकी मम्मी उसको जहर देकर खाने के अंदर मार न दे। अब ऐसा क्या हुआ था कि हेलमत के फादर को सुसाइड करनी पड़ी थी। उसके लिए हम चलते हैं 1914 में। 1914 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। 1914 से 1917 के बीच में हुई थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किन के बीच में हुई थी ये? अलाइड पावर्स, जिसके अंदर थी हमारी इंग्लैंड, फ्रेंच, रशिया। और किसके साथ हुई थी? सेंट्रल पावर, जिसमें थी हमारे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। पहले 1914 से 1916 के बीच में ये तीन ही थे और इनके साथ छोटी मोटी कंट्रीज और थी। लेकिन जब 1917 में यूएसए ने एंट्री ली, उसके बाद अलाइड पावर्स जीत गई थी ओवर सेंट्रल पावर, क्योंकि यूएसए सबको पता है सुपर पावर है। फाइनली वॉर का रिजल्ट हुआ कि जर्मनी की डिफीट हुई। अब हुआ क्या कि जब जर्मनी की हार हुई थी, तो जब जर्मनी की हार हुई तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसका रिजल्ट निकला था वेमर रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आना, डेमोक्रेसी आना, एक गवर्नमेंट आना। तो जर्मनी को गवर्नमेंट मिल गई थी 1919 से 1933 के बीच में, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद। इसमें क्या हुआ था? नेशनल असेंबली बनाई गई थी, उसने एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया था। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसके अंदर पावर का डिवीजन होता है बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और जर्मनी को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था। जो लोग थे जर्मनी के, वही इलेक्ट करते थे मेंबर्स किसके? जर्मन पार्लियामेंट के, जिसको रेस्टैग कहा गया था। अब ये जो वेमर रिपब्लिक थी, ये एक ट्रीटी का रिजल्ट था। ट्रीटी मतलब जब हारा था जर्मनी सेंट्रल पावर, तो उनको बैठाकर एक ट्रीटी साइन करी गई थी वर्सलिस के अंदर। उसका रिजल्ट था वेमर रिपब्लिक। मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए नहीं था, इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन थोपा गया था, जबरदस्ती इनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था। अब उसका रिजल्ट क्या निकला था, क्या इफेक्ट हुए थे इस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के जर्मनी के ऊपर, वो देख लेते हैं। जर्मनी ने अपनी 13% टेरिटरी लूज कर दी थी। जर्मनी ने अपने जो आयरन के रिसोर्स थे उसको लूज कर दिया था। जर्मनी ने अपने 26% जो कोल थी उसको लूज कर दिया था। जो अलाइड पावर थी, उन्होंने जर्मनी की मिलिट्री छीन ली थी, क्योंकि इस मिलिट्री के बल पर तो वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो अगर मिलिट्री ही छीन लेंगे तो फ्यूचर में लड़ नहीं पाएंगे, वॉर नहीं कर पाएंगे। जो वॉर गिल्ड था, वो वॉर गिल्ड क्लोज ऑफ जर्मनी फोर्स टू पे कंपनसेशन। अब जर्मनी को जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, जर्मनी के अगेंस्ट जो लोग लड़े थे, उन्होंने बोला तुम्हारी वजह से वॉर हुई है, तो अब ये 6 बिलियन का जो एक डेप्थ क्रिएट हो गया उसको भी तुम भरोगे। जो अलाइड पावर्स थी और आर्मी ने ऐसे जो रिसोर्स रिच लैंड हुआ करते थे जर्मनी के, जो कि राइन लैंड था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। अब सोचो, डेप्थ भी आ गई थी, रिसोर्सेज वाली जगह को भी ऑक्यूपाई कर लिया था, आयरन कोल सब उनके पास चले गए थे। तो जर्मनी के पास बचा क्या? उनके पास तो रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन थोपा ही गया। तो क्या होगा? कोई भी चीज थोपी जाएगी तो क्या वहां के लोग खुश होंगे? नहीं होंगे। तो वहां के लोगों के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया था वेमर रिपब्लिक को, इसलिए लोग खुश नहीं थे इस रिपब्लिक से। वो चाहते थे आप तो हटा दो, हमें तो नहीं चाहिए ये सारी चीजें। और जिन लोगों ने इस वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया उनको कहा गया था नवंबर क्रिमिनल, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पे साइन करके इस रिपब्लिक को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था। तो जो जर्मन पॉलिटिशियंस ने इसको साइन किया था, उनको
हम बोलते हैं नवंबर क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि ये साइन हुआ था नवंबर मंथ में 1918 के अंदर। वॉर ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था यूरोप पे, साइकोलॉजिकल भी, माइंड वाइज भी एंड फाइनेंशियली भी, क्योंकि डेप्थ भी आ गई थी, रिसोर्सेज भी खत्म हो गए थे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि यूरोप ने, ये हमने और चैप्टर्स में भी समझा है कि यूरोप पहले एक क्रेडिटर था, लोन देता था, पर वॉर की वजह से वो एक डेप्टर बन गया था। अब उसको ऊपर एक कर्जा आ चुका था। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था जर्मनी के अंदर। 1923 की बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, हर चीज की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब ऐसा हुआ था उसका रीजन था कि जर्मनी ने लोन ले लिया था वॉर के लिए, बट वो उसको रीपे नहीं कर पाया था। तो जब ये रीपे नहीं कर पा रहा तो क्या होएगा, वो नोट एक्स्ट्रा छापने लगा। उसके साथ साथ रोड एक जगह थी जो कि मिनरल रिच हुआ करती थी, वो भी फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर ली थी, मतलब पैसा एकदम साफ हो चुका था। तो जब यहाँ की गवर्नमेंट ने पैसा छापना स्टार्ट किया, प्रिंट करना स्टार्ट किया, तो वहां पर चीजों के दाम बढ़ गए। अब एक ब्रेड का टुकड़ा भी हजारों के रेट में मिल रहा था। तो अब लोग अगर छोटे छोटे सामान भी लेने जाना होता था ना, तो रिक्शों में बैग भर भर के पैसे लेके जाते थे। ये स्टेट होती है हाइपर इन्फ्लेशन की। जब नोट आ रहे हैं तो हम भी प्राइस बढ़ाएंगे। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जर्मनी के अंदर। अब आता है डॉस प्लान। क्या हुआ था जो यूएसए अगेंस्ट था जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। अब वही यूएसए जर्मनी को हेल्प कर रहा था लोन देकर, ताकि यूएसए लोन देगा जर्मनी को और वो अपनी कंडीशन सुधारेगा इस लोन के जरिए। इसी को हमने डॉस प्लान कहा था। अब हुआ क्या कि एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929 के अंदर यूएसए के अंदर। जो एक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुआ करता था, ये एक शेयर मार्केट टाइप था, ये क्रैश हो गया था और इसी के कारण एक इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसको हमने नाम दिया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये क्रिएट हो गया था यूएसए के अंदर। यूएसए के साथ साथ बाकी अलग अलग जगहों पर भी ये हो गया था। इसका इफेक्ट क्या पड़ा था यूएसए के 1929 से 32 के बीच में जो नेशनल इनकम थी यूएसए की वो हाफ हो गई थी। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट खत्म हो गया था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे इस कंडीशन से। बाकी अलग जगहों पर जर्मनी जैसे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था जो 40% तक कम हो गया था। जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो बढ़कर 6 मिलियन हो चुके थे। क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ चुकी थी क्योंकि पैसों की कमी आ रही थी, लोग मारपीट पे, चोरी चकारी पे उतर गए थे। बिजनेसेस जो थे वो फेल हो गए थे। फार्मर्स की क्रॉप जो थी उनकी जो प्राइसेस थी वो काफी गिर गई थी। जो औरतें थी वो अपने बच्चों तक को फीड नहीं करवा पा रही थी। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यूएसए ने भी अपना हाथ खींच लिया था जर्मनी के ऊपर से। तो सारी पॉलिटिक्स हिल गई थी, इंस्टेबिलिटी आ गई थी और वहीं से आता है हिटलर का राइज। हिटलर बॉर्न हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। उसने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में निकाला था। हिटलर ने इसी वजह से जर्मनी की आर्मी को ज्वाइन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगस्त 1914 में, ताकि वो जर्मनी को सपोर्ट कर सके। जब जर्मनी हारी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो उससे हिटलर बहुत ही डिस्टर्ब हुआ और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन की गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरीके का रिपब्लिक जर्मनी के ऊपर थोपा जाए। और इस वजह से 1919 में हिटलर ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे हिटलर इतना पॉपुलर हुआ कि उसका हेड बन गया और फिर हेड बनने के बाद उसने पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया था, जिसका नाम कुछ सालों बाद जाके नाजी पार्टी रखा गया था। अब हम देखते हैं कि नाजी पार्टी का कैसे राइज हुआ था जर्मन पॉलिटिक्स के अंदर। 1928 की बात करें तब इलेक्शन हुए थे जर्मन पार्लियामेंट के। उस टाइम पर जो नाजी पार्टी थी वो हार गई थी। क्यों? क्योंकि तब हिटलर इतना पॉपुलर नहीं था, उसके काम इतने पॉपुलर नहीं थे। हुआ क्या फिर 1929 के अंदर जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसने हर चीज को हिलाकर रख दिया था और यही मौका हिटलर ने अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया। उसने बोला कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे इलेक्शन के अंदर तो मैं ये सारी चीजों का, सारी प्रॉब्लम्स का एंड कर दूंगा।
और फिर जब 1932 में इलेक्शन हुए तो नाजी पार्टी जीत गई, इतनी अच्छी हिटलर की स्पीच की मदद से, क्योंकि हिटलर बोलने में, इम्प्रेस करने में एकदम नंबर 1 था। और जर्मन पार्लियामेंट में 37% वोट से नाजी पार्टी जीत चुकी थी। हिटलर ने क्या प्रोमिस किए थे नाजी पार्टी के जरिए कि वो जीता, देख लेते हैं। हिटलर ने प्रॉमिस किया था लोगों को कि मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट नेशन बनाऊंगा। जो भी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने हमारे ऊपर थोपा है, जो रिपब्लिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको खत्म करवा दूंगा। हमारे जो जर्मनी के लोगों की डिग्निटी, मान सम्मान को वापस दिलवाऊंगा। जर्मनी के जितने सिटीजन हैं उनको जॉब दिलवाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट दिलवाऊंगा। और जो फॉरेन के लोगों का इंटरफेयर है उसको मैं खत्म करवा दूंगा। जनवरी 30, 1933 की बात करें तो जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे हिंडनबर्ग जर्मनी के, उन्होंने हिटलर को चांसलर अपॉइंट कर दिया। और इसके एक ही मंथ के अंदर वहां की जर्मन पार्लियामेंट में फायर आ गई। अब कुछ लोगों का ये मानना था कि ये फायर ना हिटलर ने ही लगवाई थी खुद के प्रॉफिट के लिए। जैसे ही फायर लगी 28 फरवरी 1933, अगले ही दिन एक फायर डिक्री पास की गई थी। उस फायर डिक्री के तहत क्या हुआ था, जितने भी सिविक राइट होते थे लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास, उस सबको हटा दिया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो लोग अपनी ओपिनियन रख सकते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो लोग अपना लिख सकते थे पेपर्स के अंदर, जो असेंबलीज बना सकते थे, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। और 3 मार्च 1933 को एक द अनेबलिंग एक्ट पास किया गया था, जिसके अंदर लोगों के पास कोई राइट नहीं रहेगा एंड हिटलर के पास मैक्सिमम पावर रहेंगी। इसके बाद हिटलर ने खुद को डिक्टेटर घोषित कर दिया। हिटलर ने सारी पार्टी को बैन कर दिया एक्सेप्ट वन, जो थी नाजी पार्टी, वो जो कि उसकी खुद की पार्टी हुआ करती थी। जर्मनी ने कैसे रिकवरी करी, जो एक उसके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आया था, उससे ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे हुआ क्या था। तो याल्मार शाफ्ट एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जो कि ये सलाह करने आए थे, जिनको बुलाया था हिटलर ने कि हम कैसे जर्मनी को उभार पाए इतने बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से। तो याल्मार शाफ्ट का जो एम था वो था कि फुल प्रोडक्शन करवाना, कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लोगों की। तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इकोनॉमी अपने आप स्टेबल हो जाएगी और ये एक साइकिल चलती ही जाएगी। और ये उनका काम सक्सेसफुल भी हुआ। कैसे हुआ? स्टेट फंड से। स्टेट ने फंड किया ये काम करवाने के लिए। इसको बोला गया था स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। और ऐसे ही इसी फंड से क्या क्या बनाया था याल्मार शाफ्ट ने? उन्होंने जर्मन के सुपर हाईवेज बनाए जो जर्मनी को अलग अलग जगहों से कनेक्ट करते थे। वहीं से आई थी लोगों के लिए कार, जिसको बोला गया था वॉल्क्सवैगन। वहां पे ये कार जर्मनी में स्टार्ट हुई थी वहां के लोगों के यूज करने के लिए। फिर कुछ चेंजेस हुए थे फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जो भी हिटलर ने ही किए थे। क्यों करे थे? कि ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, दूसरे कंट्रीज से उनका वो कनेक्शन ब्रेक हो जाए। उसके लिए सबसे पहले 1933 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से अलग किया। देन 1936 में हिटलर ने जो राइनलैंड था, जिसको वॉर के टाइम पे ऑक्यूपाई कर लिया था क्योंकि ये मिनरल रिच जगह थी, तो राइनलैंड को वापस हिटलर अपने पास ले लेता है। 1938 में हिटलर ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर देता है विद द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कि तुम एक रहो और तुम्हें एक ही लीडर रूल करेगा जो कि मैं हूं, हिटलर। हिटलर ने अब क्या हुआ था कि इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने सलाह दी थी कि भाई इकोनॉमी को इम्प्रूव करो, लेकिन हिटलर लड़ाइयां करने के लिए बढ़ रहा था आगे। तो हिटलर ने जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड को एक्वायर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। अब जो वो इकोनॉमिस्ट था ना, उसने बोला कि मैं तुम्हें इकोनॉमी हैंडल करने के तरीके बना रहा हूं और तुम लड़ाइयों में पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम्हारे कभी भी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाएगी। और हिटलर का मानना था कि मैं क्यों ही इतना ज्यादा डेवलपमेंट करूं, मैं करूंगा लेकिन मैं ऑलरेडी डेवलप्ड जगहों पे कब्जा करूंगा ना, तो वो डेवलप्ड होंगे तो मतलब मैं डेवलप्ड होऊंगा। तो इसी एम के साथ हिटलर उन जगहों पे कब्जा कर रहा था जो ऑलरेडी डेवलप थी। लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट थे याल्मार शाफ्ट, उनको पसंद नहीं आया एंड वो हिटलर का साथ छोड़ के चले जाते हैं। अब जो ये वॉर हो रही थी
इस वॉर का रिजल्ट क्या था कि जर्मनी जब अटैक करे जा रहा था तो उसने पोलैंड को कब्जा कर लिया था 1 सितंबर 1939 में। तो जब जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे तो उसके टाइम पर फ्रांस और इंग्लैंड साथ आ गए थे। तो ये वॉर जर्मनी वर्सेस फ्रांस और इंग्लैंड की हो चुकी थी। तो इसी के साथ स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसके बाद 1914 में एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ। उस पैक्ट के अंदर 1940 की अगर हम बात करें तो जर्मनी को 2 और कंट्रीज का सपोर्ट मिल गया था, वो है हमारी इटली एंड जापान। अब जब ये वॉर स्टार्ट हो गई थी जिसमें हमें ये समझ में आ गया कि एक तरफ फ्रांस और इंग्लैंड थे, दूसरी तरफ हमारे पास जर्मनी, इटली एंड जापान हो चुके थे। अब क्या हुआ था जब ये 2 अलग अलग ग्रुप साथ में आ गए थे, एक तरफ फ्रांस और इंग्लैंड था, दूसरी तरफ हमारे पास जर्मनी, इटली एंड जापान था। तो हुआ क्या था, जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो जर्मनी के पास एक तरफ तो इंग्लैंड अटैक कर रही थी और दूसरी तरफ 1941 में जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे दूसरी तरफ अटैक करना स्टार्ट कर दिया था 1941 में। अब यही सबसे बड़ी गलती थी जर्मनी की, क्योंकि सोवियत यूनियन में रशिया थी, रशिया काफी स्ट्रांग हुआ करती थी, उसने जर्मनी को हरा दिया। एंड जापान क्या कर रहा था, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया जा रहा था और जापान ने भी उस टाइम पे ये गलती करी कि उसने यूएसए के नेवल बेस पे अटैक कर दिया था। यूएसए पहले तो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही यूएसए के नेवल बेस पे अटैक हुआ तो फिर वो चुप रहेंगे क्या, तो फिर यूएसए ने भी अटैक किया हिरोशिमा पे। और आप सबको पता है ये बहुत बड़ा अटैक था एटॉमिक बॉम्ब का। तो फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई मई 1945 में 2 थिंग्स के साथ। वो क्या थी, जर्मनी हार गई थी, वो हमने समझ लिया कैसे उसे रशिया ने हराया था, इंग्लैंड भी अटैक कर रहा था और एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा में, जो कि यूएसए ने किया था। एंड यूएसए सबको पता है कि सुपर पावर रही है तब भी और आज भी। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और अलाइड पावर जीत गई, तो मतलब जर्मनी में नाजी पार्टी की हार हुई और इसी के साथ हिटलर ने अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया था और जो भी हिटलर के सपोर्टर्स थे वो भी भागने लगे थे, सुसाइड करने लगे थे। और इसीलिए जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक बच्चे के 11 साल के बच्चे के पिता ने सुसाइड करी थी, उसका रीजन यही था कि वो नाजी सपोर्टर थे। अब हम आगे देखते हैं कि नरमबर्ग में जर्मनी की जगह है, वहां पे एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठी थी। क्यों बैठी थी कि नाजी पार्टी ने जो क्राइम किए हैं उसके लिए सजा तो मिलनी चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि नाजी पार्टी को सपोर्ट करने वाले तो बहुत लोग थे, पर क्या इतने लोगों को सजा देना सही रहेगा, या फिर ये एक और वॉर की स्टार्टिंग होगी। तो इसीलिए इस मिलिट्री ने एक रैशनल डिसीजन लिया, केवल नाजी पार्टी के 11 मेन लोगों को सजा दी गई, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दी गई थी। और अलाइड पावर जो थी उस टाइम पर फ्रांस, यूके, यूएसए, सोवियत, यही मेंबर थे इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के। और इन्होंने वॉर क्रिमिनल्स को, जो कि नाजी पार्टी थी, उसके 11 लोगों को पनिशमेंट दी थी। और हालांकि ये जो सजा थी बहुत कम सजा थी जितना क्राइम नाजी पार्टी ने किया था उसके लिए। तो अब नाजी पार्टी ने क्या क्या क्राइम किए थे, इन्होंने क्राइम अगेंस्ट पीस किया था, शांति भंग करी थी, वॉर क्राइम किए थे, लड़ाइयाँ लड़ी थी और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था। मतलब इन्होंने मास किलिंग की थी, बहुत सारे लोगों को मारा था, इतने लोगों को मारा था, बच्चों को, बूढ़ों को, और उन लोगों को मारा था जो कि नाजी पार्टी समझती थी कि अनडिजायरेबल लोग हैं, सोसाइटी में ये नहीं होने चाहिए। और हिटलर इनको ये नहीं बोलता था कि मैं इनको मार रहा हूँ, कहता था मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ताकि आगे जाके हेल्दी जनरेशन पैदा हो, प्योर जनरेशन पैदा हो। तो अब नाजी की आइडियोलॉजी क्या थी वो हम देख लेते कि क्यों उसने इतने बड़े बड़े क्राइम किए थे। तो इनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको चाहिए था कि इक्वल नहीं होते हैं लोग, ठीक है, एक रेशियल हायरार्की होती है, इक्वालिटी तो होती ही नहीं, इक्वालिटी तब होगी ना जब सब इक्वल होंगे। अब रेशियल हायरार्की का इनका मतलब क्या था कि टॉप प्रायोरिटी पे जो सबसे ऊपर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, वो लोग वो होते हैं जिनकी ब्लू आईज होती हैं, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, और इनको नाम दिया था उसने नॉर्डिक आर्यंस। आर्यंस को ये प्योर मानते थे, यूँ मानते थे कि ये टॉप में रहेंगे, इनके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत हेल्दी होंगे और वही संभालेंगे आगे जाके जर्मनी को। और इनका मानना था कि आर्यंस को आर्यंस में ही शादी करनी चाहिए ताकि प्योर बच्चे पैदा हों। दूसरा, लोअर प्रायोरिटी पे जो वीक पीपल होते थे, जैसे वहां पे कंसिडर किया जाता था ज्यूज को। अब ज्यूज से नफरत थी हिटलर को, क्यों थी, क्योंकि उसको लगता था ज्यूज जो हैं वो स्टार्टिंग से अगेंस्ट रहे हैं आर्यंस के, जर्मनी के, तो अल्टीमेटली ज्यूज को वो पसंद नहीं करता था।
एंड ज्यूस को वो वीक मानता था, इनको इन्फेक्टेड एरिया में रख देता था और ताकि वहां पे बीमारियां फैले और ये मर जाएं। इनके बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को पकड़ पकड़ के मारा जाता था और जिस इलाके में इनको रखा जाता था वहां पे बीमारियों से या तो ये मर जाते थे, और जो लोग इन एरियाज में जाने से मना करते थे उनको ये गैस चैम्बर में डाल देता था स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम से, और उसमें टॉक्सिक गैसें छोड़ दी जाती थी ताकि वो लोग तड़प के मर जाएं। और इनको कोई भी कुछ भी प्रिविलेजेस, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी हिटलर के प्रेजेंस के अंदर। अब हुआ क्या था कि हिटलर का ये मानना था कि जो बच्चे रहते हैं ना उनको बचपन से ही पढ़ाया लिखाया समझाया जाएगा कि हिटलर ही तुम्हारा भगवान है, हिटलर ही सब कुछ है, जर्मनी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो वो अपनी कंट्री के लिए खड़े होंगे। और बच्चे अगर जो बचपन से सीखेंगे आगे जाके वो वही अप्लाई करेंगे उनकी लाइफ में। तो हिटलर क्या करता था, बच्चों को बचपन से सिखाता था कि जूस से नफरत करो, अनडिजायरेबल लोगों से दूर रहो, उनको मारो, और हिटलर ही तुम्हारा भगवान है उसको पूछो। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी हिटलर ने इसी पर्पस के साथ। तो इसमें होता क्या था, जो 10 से 14 साल के बच्चे हुआ करते थे उनको जंग वॉक में भर्ती किया जाता था। उसमें क्या होता था कि उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, मेंटल ट्रेनिंग दी जाती थी इस चीज की कि कैसे अनडिजायरेबल लोगों से, ज्यूज लोगों से दूर रहना है, और कैसे नाजी पार्टी को, नाजी फॉलोवर को बढ़ावा देना है, और कैसे कि बस आर्यंस ही आगे बढ़े, इस वाली उनको चीज को आगे बढ़ाना है। तो यही ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इसके बाद जैसे ही बच्चा 14 साल का होता था उसको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करवा दिया जाता था जो 1922 में फॉर्म हुई थी। इसको हिटलर यूथ भी कहा जाता था, जहाँ पे उनको अगेन सेम ट्रेनिंग दी जाती थी। और जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होता था उसको लेबर सर्विस में भेजने के बाद उसको आर्मी के अंदर भर्ती करवा दिया जाता था ताकि वो जर्मनी के लिए लड़े, उनके लोगों के लिए लड़े। अब हम देख लेते हैं वुमेन की नाजी जर्मनी में क्या कंडीशन थी या हिटलर का क्या मानना था इन औरतों के लिए। अब 1933 में हिटलर ने बोला था कि औरतें जो है ना, मदर जो है स्पेशली, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीजन है। लेकिन हिटलर के हिसाब से जो प्योर औरतें होती थी, मतलब जो आर्यंस मदर होती थी, उसका मानना था कि वही सबसे बढ़िया है, उनको तो बल्कि स्पेशल कंसेशन प्राइजेस भी दी जाते थे अगर वो आर्यंस के लिए बच्चे पैदा करती थी। और अगर कोई भी मदर जो कि ज्यूस को पैदा करती थी या अनडिजायरेबल लोगों को पैदा करती थी तो उनको पनिश किया जाता था, मारा जाता था, गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। लेकिन जो प्योर आर्यंस को जन्म देती थी उनके लिए स्पेशल अवार्ड थे कि 4 बच्चों को जन्म देंगे तो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता था, अगर 6 बच्चों को देंगे तो उनको सिल्वर मेडल मिलेगा, अगर 8 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा, जिसको वहां पे गोल्ड क्रॉस कहा जाता था। अब ऐसे ही साथ में उनको और भी प्राइजेस और भी कंसेशन मिलते थे, बट बाकी औरतों को पनिशमेंट मिलती थी। अब हम देख लेते हैं नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या था। अब जो नाजी की थिंकिंग थी ना वो ये थी कि भाई ज्यूज हमें चाहिए ही नहीं, वो बेकार होते हैं, गंदे होते हैं, उनको बाहर भेजा जाए। तो जब ज्यूज को और अनडिजायरेबल लोगों को स्पेशली जैसे हैंडीकैप लोग जो थे इनको मारा जा रहा था तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ सबूत छोड़े थे। सबूत क्यों छोड़े थे कि ताकि अभी जो भी जर्मनी के अंदर हो रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये मरे और बाद में लोगों को पता चले कि किस हिसाब से क्या क्या किया गया था ज्यूज के साथ, तो वो लोग जाने और उनसे सिंपथाइज करें। अब नाजी पार्टी ने ज्यूज को उस टाइम पे गलत दिखाने के लिए बहुत कुछ किया था। उनके पोस्टर बनाए थे जिसमें उनको एविल दिखाया गया था, ठीक है, ऐसी बुक्स लिखी गई थी, मैगजीन में आर्टिकल छापे जाते थे कि कितने खराब होते हैं वो, ताकि लोग जो देखेंगे वही तो समझेंगे ना, उस पर तो बिलीव करेंगे। और हिटलर यही चाहता था कि लोग ज्यूज को बुरा समझें, लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। फिर बाद में जाके उन ज्यूज की कंडीशन के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, उस बुक से भी और जो ज्यूज लोगों ने सबूत छोड़े थे उससे भी पता चला था कि कितना उनके साथ गलत हुआ था, क्राइम हुआ था। और जब बाद में ये चीजें लोगों के सामने आई तो लोगों ने नाजी पार्टी को, हिटलर को, उसकी आइडियोलॉजी को बहुत ही नफरत करा। और इसी के साथ हिटलर कितना बड़ा डिक्टेटर था, क्रूअल डिक्टेटर था, ये वर्ल्ड को पता चला। यहीं पे होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच।